हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर 1 प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, काइनेटिक थ्योरी एंड रिलेटिविस्टिक आपकी जो थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविस्टिक पेपर 1 आपका, उसके अंदर बच्चे हम सेकंड यूनिट मेंशन भी कर देती हूँ। यूनिट सेकंड के अंदर हम टॉपिक कौन से के ऊपर आगे थे? मैक्सवेल्स distribution, law of speeds of molecules of a gas। ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे थे। आपको अगर याद हो तो हम पहले जब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ वेलोसिटी जब अब कर रहे थे तो हमने वहाँ पे मैक्सवेल का ही डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज़ किया था, ध्यान है, जो कि आपका क्या था, NI इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस बीटा EI आपका था। ठीक है, इसका मतलब मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो हमें यहाँ पे भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन आपका मतलब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ था ये वाला आपका, और यहाँ पे भी हम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ही निकाल रहे हैं, लेकिन स्पीड के लिए निकाल रहे हैं, तो इसमें कुछ आपका अलग चीज़ से ये सॉल्व होगा। और वहाँ पे जब हम वेलोसिटी के लिए यूज़ कर रहे थे उसको, तो हमने मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ यानी कि मैक्सवेल जो आपका बोल्ट्जमैन था लॉ वो आपने यूज़ किया था, लेकिन वहाँ पे हमने जब इसको आगे एक्सटेंड करना यानी कि इसको ड्राइव करना स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे आपने फेस स्पेस यानी कि आपके 6 डायमेंशन के उसमें आपने चीज़ें ली थी, आपके 6 उसमें, तो आपका एक XYZ और एक आपने VX VY और VZ यानी कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग रिस्पेक्टिव डायरेक्शन के अंदर आपने उनकी वेलोसिटी को लिया था, ऐसे आपने किया था, है ना। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, अब आपको स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं आपको गैस का, और किसका, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को ही यूज़ करके। ठीक है, तो हम ये ही यूज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा, अगर हम जैसे वेलोसिटी आपने की थी तो आपने क्या किया था, V से V प्लस DV आपने इस तरीके से किया था, तो अगर स्पीड करनी पड़ेगी तो स्पीड के उसमें भी हम बाद में उसको कर देंगे, लेकिन स्पीड जैसे C से डिनोट कर दें तो C प्लस में DC इस तरीके से करके कर लेंगे, लेकिन अभी तो हम स्पीड को V से भी डिनोट कर सकते हैं, तो V प्लस में DV करके चल देंगे, उनको अलग अलग डायरेक्शन में ना करके एक ही उसमें करके चल लूँगी मैं। ठीक है, अब हम इसको इस तरीके से नहीं करेंगे कि हम यहाँ पे जैसे आपने VX फिर VX प्लस में DX ऐसे करके किया था, राइट। अब ऐसे नहीं करेंगे। और एक और चीज़ मान लेते हैं कि यहाँ पे जैसे आपने ये ith सेल मानी थी, हम क्या करेंगे इसके अंदर ith सेल के अंदर भी जितने नंबर ऑफ सेल्स आपकी होंगी जिसको G से डिनोट करेंगे उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी एक बारी जो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो ये आपका GI की फॉर्म में भी बन जाएगा, तो अब इसको कैसे लिखोगे वो लिखो। ठीक है, तो आप कहोगे consider a group of cells in phase space corresponding to a range V to V plus dV of the speed of molecule and GI, and if GI is the number of cells in the ith zone, then number of gas molecules in this zone is given by मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ इज़। आपके मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ के अकॉर्डिंग आपके अगर आप कंसिडर कर रहे हो ग्रुप ऑफ सेल्स फेस स्पेस के अंदर, ठीक है, इस रेंज के अंदर कंसिडर कर रहे हो, अगर वहाँ पे आप
ith जोन के अंदर GI नंबर ऑफ सेल्स मान के चल रहे हो, यानी कि आप एक पर्टिकुलर क्या मान लिया, एक जोन मान लिया, ठीक है। उसके अंदर आपने उसको ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उस ग्रुप के अंदर भी आपने बेटा ith ग्रुप को, यानी कि GI आप ग्रुप ith के उसमें जो आपका ये GI वाला ग्रुप है उसका है आपका जो नंबर ऑफ सेल है आपने वो कंसिडर की हुई है, ठीक है। अगर आपने ये वाली कंसिडर करी हुई है तो इस पर्टिकुलर के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ कितना हो जाएगा, तो हमें इसके अंदर बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स तो आपके Ni से हो जाएंगे। ए यहाँ पे कांस्टेंट था जैसा आपने पीछे देखा था, Gi इसके अंदर वो सेल और इंट्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। बाकी आपका लॉ ऐसे ही रहेगा माइनस के बीटा EI, जहाँ पे आपको पता है बीटा क्या है आपका 1/kT के इक्वल होता है, के क्या है आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, ठीक है। और अब क्या कर रहे हो आप यहाँ पे ये GI अगर इंट्रोड्यूस करवा रहे हो और V प्लस में DV वाली V से V प्लस DV आप स्पीड की रेंज लेके चल रहे हो, तो हम क्या करते हैं जो हमारा Ni है उसको भी उसी V की फॉर्म में बता सकते हैं, क्योंकि अब हम इसको ith फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं, हम वेलोसिटी के फॉर्म में बताएंगे। और आपको पता है वेलोसिटी V प्लस DV माइनस में V करके दिया जाएगा जो कि कितनी आ जाएगी DV, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल इस वेलोसिटी के साथ कितना होगा वो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स विद स्पीड in range V to V plus dV is proportional to dV. So we can write Ni as, कैसे लिख सकते हो Ni को आप कि नंबर ऑफ पार्टिकल आपके वेलोसिटी की फॉर्म में, और वो चेंज कितना आया है उसका dV में। तो अब वेलोसिटी की फॉर्म में उसको ith सेल के नंबर ऑफ पार्टिकल नहीं, अब मैंने वो नंबर ऑफ पार्टिकल किसकी फॉर्म में, आपके वेलोसिटी की रेंज की फॉर्म में बता दिया, क्योंकि अब हमें क्या करना है स्पीड ऑफ आपके मॉलिक्यूल्स की बतानी है ना मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के अकॉर्डिंग, तो यानी कि मेरे को स्पीड की फॉर्म में ही करना पड़ेगा इसको, तो मैंने स्पीड की फॉर्म में कर दिया। तो इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसको सेकेंड इक्वेशन मान ली। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, NV DV किसके इक्वल हो जाएगा, ये बेटा इसके सुफिक्स में है, ठीक है, यानी कि N आपका बड़ा है और इसके नीचे आपका ये V है, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल वेलोसिटी के केस में आपका कितना है, आपका AGI e की पावर माइनस बीटा EI। E क्या है आपका, एक्चुअली में तो एनर्जी है, आपकी एनर्जी तो चल रही है, एनर्जी कितनी, हाफ mv² वाली, ठीक है, वही आप इसके अंदर एनर्जी यूज़ कर रहे हैं। आप यहाँ पे बता भी सकते हो कि EI क्या है, हाफ ऑफ mv का स्क्वायर है अपना, ठीक है। यहाँ पे हमने ये बता दिया। अब इसके इक्वल आ गई। अब अपने को क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो हमारे पास सारी चीज़ है लेकिन हमें ये GI नहीं पता भाई, और चीज़ सॉल्व करने के लिए आपको ये GI पता करना पड़ेगा। अब ये GI क्या चीज़ है, ठीक है, आपको वैसे तो पता चल गया GI क्या है, नंबर ऑफ़ सेल्स हैं आपके जो पर्टिकुलर आप जोन लेके चल रहे हो, जैसे ith जोन लिया है आपने, उसमें कितनी नंबर ऑफ़ सेल है, राइट, यही है। अब नंबर ऑफ़ सेल अगर आपने बताना है तो यानी कि उस जोन जो आपने कंसिडर किया है उसका नंबर ऑफ़ सेल कैसे बताओगे, उस जोन का जितना वॉल्यूम है अपॉन में एक वॉल्यूम, सेल का वॉल्यूम, ऐसे ही तो बताएंगे। तो यानी कि GI आपका क्या है, हेयर GI इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सेल इन द जोन या इन द ith जोन, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या हो जाएगा, कैसे बताएंगे इसको, वॉल्यूम ऑफ ith जोन इन फेज स्पेस, क्योंकि आप ith जोन को ही कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ith जोन लेके चल रहे हैं, तो जो जोन आपका अंडर स्टडी है उसी को ही उसी के नंबर ऑफ सेल के बारे में बात कर रहे हो, जो जोन आप अंडर स्टडी कर रहे हो उसी के ही वॉल्यूम की बात कर रहे हो फेज स्पेस के अंदर, ठीक है। तो आप ith के बारे में ही बात कर रहे हैं तो आप ith लिख सकते हैं अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन सेल, ठीक है। अब अगर वॉल्यूम ऑफ वन सेल लिखेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वन सेल तो आप K लिख देंगे, ठीक है, या आप H लिख लो, सॉरी H लिख दो, ठीक है, क्योंकि देखो अपना क्या है, एक तो क्लासिकल मैकेनिक्सली होता है, ठीक है, और एक क्वांटम मैकेनिकली होता है। तो क्लासिकल मैकेनिक के उसमें हम इसको जितना छोटा चाहें उतना हम कंसिडर कर सकते हैं। अब
क्योंकि ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन है ये आपका क्लासिकल के साथ ही डील करता है। तो क्लासिकल के साथ डील करेगा तो हम इसको जितना चाहें उतना कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक बार इसको क्या मान लेते हैं कि ये H है, वॉल्यूम ऑफ वन सेल। ठीक है, तो यानी कि इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, आपका जो वॉल्यूम ऑफ ith जॉन का है आपका फेस स्पेस के अंदर, वो तो कितना हो जाएगा आपका, क्योंकि फेस स्पेस जो है वो तो 6 से बनता है, किस किस से, एक्स वाई जेड और वी एक्स वी वाई वी जेड से, इन्हीं से ही बनता है। तो आप इसको, क्योंकि अब ये खाली एक्स वाई जेड की फॉर्म में नहीं है, ये वी से वी प्लस डी वी में जा रहा है, तो इसका मतलब वी एक्स से वी एक्स प्लस डी वी, तो यानी कि जो ये लिया जाएगा वो भी डी एक्स डी वाई डी जेड और ये भी डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड लिया जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा, एच क्या है बेटा आपका, वॉल्यूम ऑफ वन सेल। ठीक है, अब अगर आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर देखा है तो आपने वहाँ पे देखा होगा कि मैंने अगर ये एक्स वाई जेड अगर इन तीनों को इंटीग्रेट कर दिया तो वो एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड को इंटीग्रेट करोगे तो एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन की चीज़ आ गई, इसका मतलब तो तीनों डायरेक्शन का वो वॉल्यूम आ गया तो मैं इसको वी लिख सकती हूँ। इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डी वाई डी जेड उसको हम क्या लिख सकते हैं, वी ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब किसके बारे में बात आती है बेटा, अब आती है डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करना है तो फॉर सॉल्विंग डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड, ठीक है, इनका इंटीग्रेशन, इसको करने के लिए हम कंसिडर करते हैं टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस। अब क्योंकि हमने जो स्फीयर करना है वो तो हमें इसी रेंज में करने पड़ेंगे, तो आप बेटा ऐसे कर लेते हैं, दो स्फीयर जो आपने ले रखी है ना, अंदर वाले की तो जो रेडियस है उसको v ही मान लिया और जो बाहर वाले की रेडियस है वो v प्लस में dv कर दी। इसका मतलब ये इतनी कितनी है dv, तभी तो ये तो v हो गई और वो v dv और ऐड हो गई, तो ये पूरी कितनी हो गई, v प्लस dv हो गई। ठीक है, तो अगर ऐसा करके चल रहे हो ऑफ रेडियस v एंड v प्लस dv रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो आपने जो स्फीयर्स कंसिडर कर रखे हैं उनकी इस तरीके से कर दी। ठीक है, तो अगर आपने इसको इस तरीके से कंसिडर किया हुआ है बच्चे, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड ये किसके इक्वल आ जाएगा। अब क्योंकि आपने ये स्फीयर कंसिडर करके उनकी रेडियस को वेलोसिटी के टर्म में बताया, लेकिन एक तरह से तो ये रेडियस का काम कर रही है, तो अगर रेडियस का काम कर रही है तो इसको खाली डी को कैसे निकाल लेंगे, आपको पता है, इसके माइनस में ये कर दूँ तो ये काम बन जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, इसके अंदर जो वॉल्यूम है हमारा स्फीयर विद रेडियस दिस, माइनस में कर देती हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस दिस, तो इसका मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस v प्लस डी वी में से माइनस कर देती हूँ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस v ठीक है, अगर ये खाली इतनी की उसमें ही माइनस होगी तो वॉल्यूम अगर तो निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर कितना है, एक तो v प्लस डी वी है और एक खाली v है, तो यानी कि v प्लस डी वी का क्यूब माइनस में कितना हो जाएगा, v का क्यूब, खाली इतना ही आएगा। अब अपने को जस्ट इसको सॉल्व करना है, इसके साथ भी क्योंकि यही था तो इसको मैंने कॉमन कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये भी तो स्फीयर था 4/3 पाई, इसके साथ भी इसके साथ भी, तो मैंने इसको वो कर दिया। अब इसको आप ओपन कर देते हैं, ओपन कर देंगे तो a प्लस b का होल क्यूब खोलना है, तो ये आपका हो जाएगा v का क्यूब प्लस में 3v का स्क्वायर डी प्लस में 3v डी का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में डी का क्यूब। ठीक है, और माइनस में कितना हो गया, v का क्यूब, v के क्यूब से तो v का क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता है कि जो आप वॉल्यूम थोड़ा ये लेके चल रहे हो ये थोड़ी सी ही रेंज में इंक्रीमेंट है, तो यानी कि थोड़ी ही रेंज में इंक्रीमेंट है तो डी वी एज स्मॉल है। ठीक है, तो उनका स्क्वायर और आपका उसका क्यूब वो और भी छोटा हो जाएगा, तो कैन बी निगलेक्टेड। ठीक है, उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, तो अगर निगलेक्ट कर देंगे तो बेटा ये भी ज़ीरो हो गया, ये भी ज़ीरो हो गया, तो सिर्फ किसकी आपकी बचा इसके अंदर कि आपका इंटीग्रल डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड
किसके इक्वल हुआ 4/3 पाई, और सिर्फ यहाँ पे कौन सी टर्म बची इसके अंदर, देखो ये 3v² dv, सिर्फ ये बचा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इनटू में 3 आपका कौन सा v² dv, ठीक है। 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो गया, तो वॉल्यूम आपका कितना बचा 4 πv² dv, ठीक है, सिर्फ इतना बचा है। अब आपको पता है GI की वैल्यू कितनी थी, 3 इंटीग्रेशन, और ये 3 इंटीग्रेशन dx dy dz, और यहाँ पे dvx dvy dvz डिवाइडेड बाय आपका h। ये मैंने इसके लिए तो बताया था, ये तो v होता है, तो ये तो हो गया v, इसको सॉल्व आपने कर दिया, ये होता है 4 πv² dv, और इसके इक्वल आपका ये कितना आ गया h। तो इसका मतलब पूरा GI अगर अरेंज करके लिखूँ 4 πv² dv बाई h, ठीक है, आपकी GI की वैल्यू ये आ गई। तो इसका मतलब अगर इसके इक्वल ये आ गया, तो हमने जो इससे पहले वाला किया था, देखो इससे पहले जो आपने किया था यहाँ पे ये करके आपने लिखा था, और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करी थी, तो इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेती हूँ, राइट। तो ये थर्ड इक्वेशन जो आपकी NVDVA GI e की पावर माइनस बीटा EI है, ये क्या बन गई, अब यहाँ पे ये लिखनी है आपको, ठीक है। तो ये कितनी बन गई आपकी, देखो NVDV इज इक्वल टू 4 πAV/h, v का स्क्वायर, और e की पावर कितना था आपका, वैसे तो e की पावर कितनी थी आपकी बीटा EI, ठीक है, माइनस बीटा EI, लेकिन आपको EI भी तो पता है कितना होता है EI, हाफ mv², तो ये /2 mv², और इसके साथ यहाँ पे dv भी था, तो ये dv भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये सारा आपका इसके अंदर हो गया। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर लेते हैं, तो ये NV, या छोटा नहीं आप बड़ा ही लिखो, बड़ा ही लिख रहे थे वहाँ पे भी, तो NVDV इज़ इक्वल टू आपका किसके BV का स्क्वायर e की पावर माइनस बीटा mv²/2 इंटू dv। अगर मैं कंसीडर कर लूँ b को 4 πAV/h, क्योंकि ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, तो ये भी मैंने कांस्टेंट की टर्म में ही फाइंड कर लिया। अब मेरे पास ये सारी चीज़ आ गई है, मैंने इसको b मान दिया, ठीक है। अब बस मेरे को क्या करना है, एक्चुअली में मेरे को इसी की ही वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कैलकुलेट उसमें करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर b की, क्योंकि ये इस तरीके से आ रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसको भी इवेलुएट करेंगे। तो अब इसको इवेलुएट करके फिर फाइनल हमारा जो रिज़ल्ट आएगा ना, वो निकालेंगे स्पीड का, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक तो इतना तो हो गया। अब लिखो इवेल्युएशन ऑफ कांस्टेंट b, ठीक है। आपने क्या करना है, b कांस्टेंट को इवेलुएट करना है। अगर कांस्टेंट b को इवेलुएट करना है तो आपको देखो, आपने n माना था, n किसको माना था, NVDV को, तो यानी कि इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो मेरे पास टोटल v आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो आप लिखोगे, अभी ये करने से पहले इसको बताना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो टोटल n ही चाहिए, हमें ये वेलोसिटी की फॉर्म में, स्मॉल जो रेंज हमने ली थी उसकी फॉर्म में कोई ना, हम तो पूरा वेलोसिटी की फॉर्म में बताएंगे। तो द इंटीग्रल ऑफ NVDV over the range of speeds from 0 to infinite, we get total number of gas molecule, that is हमें क्या मिल गया यहाँ से, n इज़ इक्वल टू 0 to infinite NVDV, ठीक है। अब NVDV की तो आपके पास ये रिज़ल्ट आया था जिसको आपने ये b माना था, यानी कि BV², ये जैसे आपने लिखा है, इसको इंटीग्रेट करो, इसका मतलब इसकी वैल्यू को इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट ना। तो इसका मतलब हमें क्या करना बच्चे, इसके अंदर इसकी वैल्यू को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to infinity BV² e की पावर माइनस बीटा mv²/2, और यहाँ पे dv इज़ इक्वल टू, ये हमें n दे के जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे से तो आपको पता है b तो अपना बेटा कांस्टेंट ही था, तो ये तो मेरा इंटीग्रेशन से बाहर ही आ गया। अब एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है इसका,
इस फॉर्म का, ठीक है। वो अगर मैं देखो वैसे तो जैसे आपने पिछली बार किया था ना, ये फॉर्म इस तरीके की बन रही है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एक्स का स्क्वायर ई की पावर माइनस ए एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। ये फॉर्म बन रही है जहाँ पे ए इसके इक्वल है, लेकिन मैं वैल्यू पुट करके ही बता रही हूँ आपको पूरी। तो ये पुट करने के बाद इसका जो स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का रिजल्ट आता है वो 1/4 √8 पाई अपॉन में बी का, बी नहीं अपना बीटा है, बीटा का क्यूब एम का क्यूब, ठीक है, अपना ये आ जाएगा। तो अब मैं इसको डायरेक्ट पुट कर देती हूँ, डायरेक्ट पुट करूँगी तो b मेरा यहाँ था, तो ये b/4 √8 पाई डिवाइडेड बाय बीटा का क्यूब m का क्यूब इज़ इक्वल टू n। और यहाँ से जो b है आपका वो 4 इधर चला गया, n यहाँ आ गया, √ ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका बीटा का क्यूब m का क्यूब अपॉन में 8 पाई। ये रिज़ल्ट आ गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से अब आपको तो ये पता ही है कि ये जो बीटा है और कुछ नहीं 1/kT, यानी कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये टेम्परेचर इसके ही इक्वल होता है। तो मैं इसके अंदर पुट कर देती हूँ, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4n √1/kT की पावर 3 m का क्यूब अपॉन में 8 पाई, ठीक है, इसके इक्वल हो गया। अगर इसको और सॉल्व करके लिखें यहाँ से तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 4n, ये रूट के अंदर है तो रूट पाई और बाहर आ गया, यहाँ से कितना आ गया m की अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2kT की पावर 3/2, लिख सकती हूँ ना, ये भी क्यूब में है ये भी क्यूब में और ये रूट में चली रहा है, यानी कि 3/2 हो गई। तो यानी कि m अपॉन में 2kT की पावर 3/2, ठीक है। अब मैं इसको क्या करती हूँ, पाई से मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और इधर भी कर देती हूँ, तो ये इसकी पावर हाफ और 1, आपको पता है बेस सेम पावर ऐड 1 प्लस में हाफ इज़ 3/2, यानी कि इसको अंदर लेके जा सकती हूँ। तो इसका मतलब जो आपका b है बेटा यहाँ से वो किसके इक्वल हो गया 4πn m/2 पाई kT की पावर 3/2 के, समझ में आया, इसके इक्वल हो गया। तो इसका मतलब अगर b की ये वैल्यू है, अगर b की ये वैल्यू है तो आपकी पूरी NVDV की आपकी कितनी हो जाएगी 4πn m/2 पाई kT की पावर 3/2 v का स्क्वायर e की पावर माइनस mv²/2 kT dv, ये हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं इसके अंदर क्या कहूँ, मैं ये कहूँ कि जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है उसको मैं n से रिप्रेजेंट करी हूँ, तो c प्लस dc की रेंज में ले जाऊँ अब उसको, वेलोसिटी अभी मैं v प्लस में dv, v से इसमें ये तो लेकिन वेलोसिटी की उसमें हो गया, लेकिन मैं स्पीड को एक्चुअली में तो c से ही डिनोट करती हूँ, तो इसमें इसको कर दूँ तो ये इसको dn में चेंज कर दे, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे कि व्हेन नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स in a vessel is represented as n, then number of molecules having speeds in range c to c plus dc by dn, इसको मैं इसमें और इसको इसमें चेंज कर रही हूँ, तो c से c प्लस dn उसमें चेंज करूँगी, तो जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स मेरे हैं वो n से नहीं अब मेरे dn से रिप्लेस होंगे। इसका मतलब इस पूरे टर्म को मैं dn लिख रही हूँ और ये किसके इक्वल 4 पाई, ये अब कैपिटल n नहीं मेरा स्मॉल n हो गया, ठीक है। तो स्मॉल n ये कितना हो जाएगा m/2 पाई kT की पावर 3/2 और यहाँ से ये कितना हो जाएगा c का स्क्वायर, क्योंकि अब मैं v नहीं v प्लस dv वाली रेंज नहीं c टू c प्लस dc वाली रेंज कर रही हूँ, तो ये e की पावर माइनस में mc²/2 kT dc के इक्वल आ जाएगा। ये मेरा क्या हो गया बेटा, रिजल्ट हो गया आपका कौन सा, मॉलिक्यूल्स का आपका स्पीड जो आपकी c टू c प्लस dc रेंज के अंदर थी, ये आपको इसके अंदर इवेल्युएट करना था, ठीक है। अब आता है इसके डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन ऑफ मैक्सवेल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट जब करेंगे ना तो वो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ जो रेंज है आपकी इसको बोलते हैं आपकी स्पीड मोस्ट प्रोबेबल की, ठीक है।
एक ये रेंज आती है आपकी यहाँ पे। इसको जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बना लो। और ये आपकी स्मॉल डी की फॉर्म में हो गई, ये सी है और ये सी प्लस डी जा रही है, ठीक है। ये आपकी सी है और ये आपने क्या मान ली, ये डी मानी है, ठीक है। और यहाँ पे हम अपने नंबर ऑफ पार्टिकल का वो करवा रहे हैं। तो ये कहता है कि ग्राफ अगर इसका देखें तो ये इस तरीके का ग्राफ आता है। तो अगर हम इसके ग्राफ से रिज़ल्ट निकालना देखें, ठीक है, कि हमें क्या क्या रिज़ल्ट मिलता है, तो हम इस ग्राफ से लिखेंगे कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिलते हैं वो लिखना है। सबसे पहले ये जो कर्व है वो हमारी डीएन की पीक दिखा रहा है, मैक्सिमम, ठीक है। और ये जिस पॉइंट पे मैक्सिमम पीक दिखा रहा है वो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो इसका मतलब क्या लिखेंगे, कर्व शो ए पीक वैल्यू of dn corresponding to a certain speed cmp का मतलब क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या कहोगे कि ये जो हमारा एरिया होगा आपका शेडेड स्ट्रिप के अंदर वो क्या दिखाएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ आपकी मॉलिक्यूल्स की जो जिसकी स्पीड आपकी सी प्लस डी के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि जो शेडेड रीजन है वो आपका क्या बताएगा, इसको बताएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड स्ट्रिप गिव्स द टोटल नंबर ऑफ molecules whose speed lies between c and c plus dc, ठीक है। इसके अंदर वो स्पीड अपनी क्या करती है बेटा, लाई करती है, ठीक है। थर्ड क्या मिलता है, जो आपका पूरे कर्व के बीच में जो आ रहा है वो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके जो गैस के उसमें प्रेजेंट है। ये जो कर्व आ रहा है ये पूरा, ये तो आपकी जो शेडेड स्ट्रिप थी उसका बताया है, अब ये पूरा जो कर्व है उसका बता रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा कर्व क्या बताता है आपका, नेक्स्ट स्टेप डालो, थर्ड, टोटल एरिया बाउंड बाय कर्व gives us the total number of molecules present in given volume of cell या गैस के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो गैस के उसमें आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि जो आपने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड आपने दी है तो क्या वो आपकी सबके लिए आपकी सेम उसमें रहेगी या मतलब वो एवरेज स्पीड जैसी ही है, कैसी है। तो हम ये कहेंगे कि जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है वो हमारी एवरेज स्पीड से क्या रहती है, डिफरेंट रहती है, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखोगे कि most probable speed is different from mean और average speed, ठीक है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो एवरेज स्पीड होती है वो हमारी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से ज़्यादा होती है। तो स्पीड एवरेज, आपकी एवरेज स्पीड जो है वो आपकी ज़्यादा रहती है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से, ये भी हमें रिलेशन पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बहुत सारे ग्राफ प्लॉट करने लग जाते हो डिफरेंट, क्योंकि अब तो हमने क्योंकि एक ही टेम्परेचर के ऊपर ये ग्राफ प्लॉट किया था तो हमारा कुछ इस तरीके से आ गया था, लेकिन अगर हमें डिफरेंट टेम्परेचर दिए होंगे, ठीक है, तो तब कैसा ग्राफ बनेगा। तो बच्चे ध्यान दो कि अगर आपके पास डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्राफ है तो एक के ऊपर ऐसा आएगा, दूसरे के ऊपर कुछ इस तरीके से जाएगा, थोड़ा सा ये ऊपर होएगा, ठीक है, इसको ठीक से कर लेना, ये थोड़ा सा ऊपर फिर ये नीचे, ठीक है, इसको हटा देना, ये नहीं आएगा।
फिर तीसरा जो जाएगा वो इससे थोड़ा सा नीचे जाएगा और इससे और ब्रॉड होता जाएगा, ठीक है। तो यानी कि आप क्या कर रहे हो, हाइट जो है वो कम होती जा रही है और जो वाइडनेस है वो ज़्यादा होती जा रही है। यही दिख रहा है ना आपको इसके अंदर से, वाइडनेस ज़्यादा होती जा रही है, हाइट क्या है इसकी कम होती जा रही है, पीक कम होती जा रही है। ये ग्राफ है, ये बीच वाला हटा देना, ठीक है। तो अगर ऐसे है तो ये T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है और ये T3 टेम्परेचर है। इस तरीके से T1 ज़्यादा है, T2 उससे कम है और T3 और कम है, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है, इस तरीके का ग्राफ बनता है। तो आप यूँ कहोगे हायर इज़ द टेम्परेचर, हायर द speed possessed by the molecule, ठीक है। बस इतना आप कर लीजिए, काफ़ी है इसके अंदर। नेक्स्ट जो रहेगा बच्चे इसके अंदर, वो हम इनके सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबल और इन सबको जो आपके आते हैं इसके अंदर, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, एवरेज स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जो रिलेशंस आते हैं उनको करेंगे, ठीक है। Thank you for watching this video and keep sharing with your friends and also subscribe the channel and hit like the video. Thank you.